दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ हो गए एवं मस्त होंगे। दोस्तों पिछले कई दिनों से मैं बीमार चल रहा था, काफ़ी दिनों से तबीयत ख़राब थी। अभी भी फुली रिकवर कर नहीं पाया हूं, लेकिन कुछ एक इम्पोर्टेंट अपडेट्स था जो मैं लेकर आपके पास आया हूं। तो दोस्तों सभी लोग से निवेदन यही रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए। दोस्तों आज महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव का ऐलान हो गया। आज शाम 3:30 बजे के आसपास चुनाव आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करा और उन्होंने झारखंड और महाराष्ट्र के लिए चुनावों की तारीखों की घोषणा कर दी। जी हाँ दोस्तों, झारखंड में 2 चरणों में चुनाव होंगे और महाराष्ट्र में सिंगल चरण में चुनाव होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो झारखंड में 13 तारीख को पहला चरण का चुनाव और 20 तारीख को दूसरे चरण का चुनाव, और महाराष्ट्र में सिंगल चरण में एक चुनाव होने हैं और वो 20 नवंबर को चुनाव होंगे। और दोनों स्टेट की वोट की काउंटिंग जो है 23 नवंबर को होगी। तो आज से जैसे ही चुनाव आयोग ने ये इलेक्शन की घोषणा की, डेट्स का अनाउंसमेंट किया, तो उन दोनों स्टेट्स में आचार संहिता लागू हो गई। आचार संहिता लागू होने का ये मतलब होता है कि अब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो वहाँ की सरकार में है या कोई भी सरकार में जाए, जैसे कि केंद्र में मोदी की गवर्नमेंट है और महाराष्ट्र में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है, तो वो अब कोई अपने मतलब कि सरकार की तरफ से कोई चुनावी घोषणा कर नहीं सकते हैं। सब अब लोग चुनाव में वादे कर सकते हैं, झूठे वादे कर सकते हैं। तो दोस्तों ये चुनाव मेनली 2 पार्टियों के बीच में, दो अलायंस के बीच में होने जा रहा है दोनों स्टेट में। एक एनडीए, बीजेपी लेड एनडीए और कांग्रेस लेड इंडिया अलायंस से इन दोनों के बीच में मेनली चुनाव प्रचार होंगे। तो महाराष्ट्र में जो है बीजेपी लेड जो एनडीए हैं उसमें बीजेपी है मेन पार्टी के रूप में, शिवसेना है एकनाथ शिंदे जी के अगुवाई में, अजीत पवार की अगुवाई में एनसीपी है। तो ये 3 मेन पार्टी हैं जो बीजेपी एनडीए की तरफ से चुनाव लड़ेंगी, और कांग्रेस की तरफ से जो इंडिया अलायंस हैं उनके तरफ से चुनाव लड़ेंगे स्वयं एक कांग्रेस पार्टी, एक उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना और बची खुची शिवसेना जो है, और बची खुची एनसीपी। ये तीनों दल इंडिया अलायंस की तरफ से लड़ेंगे। और झारखंड में फिर वही दोनों एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच में मुकाबला होना है। तो वहाँ बीजेपी मेन है, एनडीए अलायंस मेन है, और वहाँ 1-2 छोटी छोटी पार्टियां हैं जैसे आजसू हैं, ये सब, और 1-2 छोटी छोटी पार्टी हैं जिनको 1 या 2 सीट मिलेगी। ये सारे एनडीए में है। और जो इंडिया अलायंस में है उनमें कांग्रेस और जेएमएम मेन लीड में है। जेएमएम मेन है, कांग्रेस वहाँ अलायंस पार्टनर है, छोटी पार्टी के रूप में है। उनको कितनी सीट मिलेगी पता नहीं, सेट शेयरिंग पे भी बातचीत हुई नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर 80-81 सीट झारखंड में है तो मुझे लगता है कि जेएमएम खुद अपने पास मतलब 60+ तो सीट कम से कम रखेगी ही रखेगी, और 20-21 सीट कांग्रेस को या दूसरे अलायंस पार्टनर को देंगे। और झारखंड में बीजेपी भी अपनी तरफ से मेन पार्टी ही है, तो वो सारे पार्टी पे रखेंगे। आजसू को 2-4-5 सीट मिल गया तो मिल गया, वरना वही मतलब कि चुनाव होगा। तो मेन चुनाव होने जा रहा है महाराष्ट्र में, जहां पर मेन अपोजिशन पार्टी मतलब कि कांग्रेस, उद्धव ठाकरे, एनसीपी एक साइड है, लेकिन महाराष्ट्र में मेन लड़ाई होने जा रही है बीजेपी वर्सेस उद्धव ठाकरे की शिवसेना। ठीक है, इन्हीं दोनों के बीच में राइवलरी है। इन्हीं दोनों के कारण, उठापटक के कारण महाराष्ट्र में सरकार कभी इसकी बनती, कभी उसकी बनती, कभी ये मुख्यमंत्री बनता है, कभी वो मुख्यमंत्री बनता है।
मतलब कि शाह और मत का खेल चल रहा है महाराष्ट्र में बिटवीन बीजेपी और उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना। उद्धव ठाकरे का अपना अहंकार के कारण उनकी पार्टी तहस नहस हो गई, उनका पार्टी का नाम उनसे छिन गया, उनका पार्टी का सिंबल उनसे छिन गया। सिर्फ और सिर्फ एक उनकी जो अहंकार है, जो उनका एक जिद है कि वो सीएम बनना चाहते हैं और उनको वादा किया गया था सीएम बनाने का, इसलिए है वो पूरा अपनी पार्टी का तहस नहस कर दिए हैं। अच्छा, दूसरी तरफ जो है एनसीपी के जो शरद पवार हैं, उन्होंने भी अपनी पार्टी की ऐसी तैसी करवा रखी है, सिर्फ एक जिद के कारण कि उन्हें महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में अपनी बेटी को स्टैब्लिश करना है। सुप्रिया सुले जी जो हैं उनको स्टैब्लिश करना है, इसलिए उन्होंने अपने भतीजे को साइडलाइन कर दिया था। और जब साइडलाइन कर दिया था तो अजित पवार ने भी अपना मतलब कि 2, 4, 10, 20 जितने भी उनके पास विधायक थे सबको लेकर आकर बीजेपी में अटैच हो गए और मतलब कि एनडीए की सरकार महाराष्ट्र में भी चल रही है। तो देखिए, अभी पिछले कुछ महीने में, पिछले इसी महीने में अक्टूबर महीने में ही हरियाणा और कश्मीर का चुनाव संपन्न हुआ है और इन दोनों स्टेट में बीजेपी ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है। एक में तो हरियाणा में तो बीजेपी ने पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया और जम्मू कश्मीर में भी जो जम्मू रीजन है वहाँ पर बीजेपी ने अच्छी खासी सीट ले आई है और कश्मीर रीजन में तो बीजेपी का कोई अस्तित्व ही नहीं था, तो वहाँ की तो बात ही नहीं कर सकते हैं। लेकिन मिला जुलाकर वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पूर्ण बहुमत ले आई है। हालांकि अभी तक दोनों स्टेट में गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ नहीं है। सब लोग अभी अपना समीकरण, अपने जातीय समीकरण, अभी कौन मुख्यमंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा, इसी में माथापिच्ची करने में लगे हुए हैं दोनों स्टेट में। अभी तक किसी स्टेट में सीएम फाइनलाइज हो नहीं पाया है। तो बीजेपी अपना जो ये जीत हासिल किए है दोनों स्टेट में, उससे जो कॉन्फिडेंस गेन किया है उस कॉन्फिडेंस को लेकर आने वाले चुनाव में जाएगी। दोनों स्टेट में बीजेपी का बहुत अच्छा मतलब कि कैडर है, वोट बैंक है और जो जीत कर जो कॉन्फिडेंस होता है वो अलग ही होता है। ये आप लोग सब जानते हैं। और कांग्रेस के बारे में जैसा कहा गया है कि हरियाणा का चुनाव आप देख लीजिए, उसमें कांग्रेस के बारे में यही कहा गया है कि अगर कोई जीती हुई बाजी को कैसे हारा जाता है वो कांग्रेस से सीख लीजिए। तो कांग्रेस ने अपनी जो गलती हरियाणा के चुनाव में की थी उसे वो दोहराएंगे या उसको उसमें सुधार करेंगे, ये तो कांग्रेस पे डिपेंड करता है। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि कांग्रेस और जो इंडिया अलायंस वाले हैं वो अपनी गलती से सीखते नहीं हैं। उनके माइंड में ये जरूर चल रहा होता है कि हमें बीजेपी को हराना है, लेकिन अपने स्वार्थ में ये पार्टियां जो हैं इतनी अंधी होती हैं कि ये थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज करने को कोई भी पार्टी तैयार नहीं है। न तो महाराष्ट्र में आप देखिएगा, न तो एनसीपी जो शरद पवार वाली पार्टी है वो कॉम्प्रोमाइज करने की सिचुएशन में है, न शिवसेना वाले जो उद्धव ठाकरे हैं वो कॉम्प्रोमाइज करने के सिचुएशन में है और न कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज करने के सिचुएशन में है। हालांकि कांग्रेस अभी हारी है तो उसका थोड़ा सा मोरल वैसे ही डाउन है, लेकिन फिर कांग्रेस तो हारने का उसका तो सिलसिला है। हारने का कांग्रेस इतना चुनाव हारे हैं कि कांग्रेस का मोरल बूस्टअप वैसे ही रहता है कि हम मतलब ये कहावत है ना, नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या, तो यही हालत कांग्रेस का है। कांग्रेस मतलब किसी भी चुनाव में सीना ठोक के जाती है, मतलब ये सोच के जाती है कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हम हारेंगे ही ना, इससे ज्यादा और तो कुछ नहीं हो सकता है ना। मतलब राहुल गांधी का कॉन्फिडेंस अलग लेवल पर ही चल रहा होता है। उन्हें जीत हार से कोई मतलब नहीं है, उन्हें बस मतलब ये है कि हम जाके कुछ बोल देना है, कुछ का कुछ बोल देना है। अब आप नोट करके रख लीजिए मेरी बात को। हो सकता है कि बीजेपी के काम में थोड़ा सा कमी बेसी हो जाए, ठीक है ना, लेकिन राहुल गांधी जब प्रचार करने के लिए महाराष्ट्र में उतरेगी, झारखंड में उतरेगी, तो उनके जो राहुल गांधी का जो भाषण होगा उससे बीजेपी का जीत सुनिश्चित हो जाएगा। लोग बीजेपी से खफा होंगे, गुस्सा होंगे,
उनको वोट न देने के बारे में सोच रहे होंगे महाराष्ट्र के लोग, झारखंड के लोग। लेकिन राहुल गांधी का जब भाषण होगा तो वो लोग फिर यही सोचेंगे कि अरे यार चलो इससे अच्छा तो बीजेपी को ही दे देते हैं। कम से कम बीजेपी वाले ढंग की बात तो करते हैं, बेसिर पैर की बात तो नहीं करते हैं। तो ये सब फैक्टर बिल्कुल इन दोनों चुनाव में, महाराष्ट्र में और झारखंड में, दोनों चुनाव में राहुल गांधी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा। बीजेपी अपने स्टार प्रचारक की लिस्ट जारी करेंगे, उसमें एक नाम तो बीजेपी ब्लैंक छोड़ देती है, वो नाम है राहुल गांधी जी का। राहुल गांधी बीजेपी का अघोषित स्टार प्रचारक हैं, ठीक है। राहुल गांधी तो चुनाव प्रचार करने जाते हैं कांग्रेस का, लेकिन अपनी बातों से वो ऐसा माहौल बना देते हैं कि जो लोग बीजेपी से गुस्सा होते हैं वो बीजेपी से प्यार करने लग जाते हैं। उन्हें लगता है कि बीजेपी को ही वोट देना सही रहेगा। हरियाणा के चुनाव में आपने देख लिया, राहुल गांधी ने ही गुड़ गोबर किया है। पूरा का पूरा हुड्डा जी का जो चुनाव प्रचार, जो उन्होंने अपना जाल बिछाया था कि बीजेपी को फंसा लेंगे, राहुल गांधी जी आए और वो उससे बीजेपी को आसान कर दिए और एक तरफा चुनाव बीजेपी जीत गया, जो चुनाव कांग्रेस एक तरफा जीत रही थी। तो दोस्तों, हरियाणा की तरह महाराष्ट्र में भी कांग्रेस अलायंस के बीच सीट शेयरिंग का पेंच फंसेगा। ये लोग अपने स्वार्थ में इतने अंधे हैं कि ये लोग चाहते हैं कि बीजेपी से मुकाबला हो, लेकिन ये लोग 2-4 सीट कॉम्प्रोमाइज करने की सिचुएशन में नहीं है। इन लोगों में त्याग की भावना तो बिल्कुल ही नहीं है कि हाँ इतने बड़े ताकतवर पार्टी से हम लड़ रहे हैं तो थोड़ा सा हम कॉम्प्रोमाइज कर लें, या थोड़ा सा 2-4 सीट आगे पीछे हो तो होता है तो होने दो। अभी आप देखिए हरियाणा में क्या हुआ। आम आदमी पार्टी ने मात्र 10 सीट मांगा था और कहा, कांग्रेस से कहा कि आप 90 सीट है तो उसमें आप 80 सीट पे लड़ लो, 10 सीट हमें दे दो। लेकिन कांग्रेस का अहंकार इतना था कि उनको बोला कि आप 3 सीट ले लो, 5 सीट ले लो, 7 सीट ले लो। तो ये कांग्रेस का अहंकार था कि उन्होंने आम आदमी पार्टी को टिकट नहीं दिया। आम आदमी पार्टी भी उससे ज़्यादा बड़े अहंकारी निकले। उन्होंने भी कह दिया कि हम 10 सीट से कम पे लड़ेंगे नहीं। वो 7 सीट पे कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं। 3 सीट का त्याग वो नहीं कर सके, 3 सीट का त्याग वो नहीं कर सके। इसके वजह से कई एक सीट ऐसे हैं जितने पे जीत हार का अंतर है, उससे ज़्यादा आम आदमी पार्टी को वोट मिला है। दूसरी बड़ी बात होगी बागियों की। कांग्रेस में बागी भी एक से बढ़कर एक होंगे, और कांग्रेस में जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है ना, बहुत खराब है। पता नहीं लोग कौन इनके सलाहकार होते हैं जिनकी सलाह पर ये टिकट देते हैं। वेणुगोपाल जी का अलग ही अपना मतलब कि चलता है, उनका स्वैग। उनको न किसी स्टेट के बारे में पता होता है कि कौन सी कंस्टिट्यूंसी है, कौन सा समीकरण है, क्या कैसे कैंडिडेट को देना चाहिए। लेकिन वो हर बार अपनी मर्जी चलाते हैं और परिणाम ये होता है कि हरियाणा जैसा जो कांग्रेस की मतलब कि मुट्ठी में स्टेट था, इस बार जीत उनकी मतलब दिख रही थी, पॉसिबिलिटी दिख रही थी। लेकिन टिकट बंटवारे में इतनी खामियां थी। सोचिए 17 सीट ऐसी थी हरियाणा में जहां पर कांग्रेस 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर पे थी, और कांग्रेस के जो बागी थे वो सेकंड पोजीशन पे थी। बीजेपी से एक्चुअल मुकाबला उनका चल रहा था। जो बागी थे, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, उनसे बीजेपी का मुकाबला चल रहा था। 17 ऐसे सीट थे और कांग्रेस तो कहीं मतलब फाइट में 17 सीट में कहीं थी ही नहीं। तो अगर सोचिए आप, अगर कांग्रेस में टिकट डिस्ट्रीब्यूशन सही से हुआ होता तो ये 17 प्लस 35 52 50 प्लस सीट तो कांग्रेस की झोली में थी। लेकिन कांग्रेस तो फिर कहना ही क्या, फिर अगर कांग्रेस अगर ये मैनेज कर ही लेती तो फिर आज कांग्रेस की वाहवाही होती। अच्छा, उसके बाद दोस्तों चुनाव का ऐलान होते ही कांग्रेस अपनी पुरानी उसी स्थिति में आ गई है कि हम ईवीएम से चुनाव नहीं लड़ेंगे, ईवीएम में धांधली होती है, 90% चार्ज था, 5% चार्ज था, 30% चार्ज था। कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता हैं राशिद अलवी जी, उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस को तो मतलब कि जो चुनाव ईवीएम से होगा उस चुनाव में उनको पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहिए। तो मत करो ना पार्टिसिपेट।
अपने किसी सीट पर डिक्लेयर ही न करो, बीजेपी और शिवसेना वाले खुलेआम में जीत जाएंगे। लेकिन कांग्रेस वालों को पहले ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि उनको क्या मतलब ईवीएम के बारे में बोलना है या नहीं बोलना है, अगर जीत गए तो क्या बोलना है, अगर हार गए तो क्या बोलना है, वो पहले से डिसाइड कर लिया जाए। मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि जीत गए तो ईवीएम अच्छा रहेगा और हार गए तो ईवीएम खराब रहेगा। कांग्रेस फिर अभी से ही मतलब कि रोना शुरू कर दिया है इन लोगों ने। चुनाव प्रचार के मतलब चुनाव का जैसे ही घोषणा हुआ उसके बाद कांग्रेस का स्टेटमेंट आना शुरू हो गया कि चुनाव आयोग एक पार्टी के इशारे पे काम कर रही हैं, उनका जब काम निपट गया तब चुनाव का घोषणा कर रहे हैं। अरे भैया, तो हर एक जो कोई भी पार्टी सेंटर में होता है तो इतना तो बेनिफिट ले ही लेता है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? तुम जब थे पावर में तो तुमने भी लिया ही होगा, आई एम श्योर। ऐसा नहीं है कि तुम बहुत दूध के धुले थे। तो दूसरा कोई फायदा अगर उठा रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है? अब हर चीज तुम अपोजिशन में हो, हर चीज तुम्हारे अनुसार तो नहीं हो सकता है ना। तो मैं तो कांग्रेस वालों को यही सजेशन दूंगा कि इन सब निगेटिव से बाहर निकलो, जो पास्ट में हो गया है उस पर मिट्टी डालो और जाकर फ्रेश माइंडसेट के साथ महाराष्ट्र में और झारखंड में चुनाव प्रचार कीजिए। जनता के बीच अपनी जो खोई हुई इमेज है उसको वापस गेन कीजिए और इन सब बहानेबाजी से ऊपर उठिए। लोगों को ये लगना चाहिए कि हाँ, आप उनके भले के लिए कुछ सोच रहे हैं। उन लोगों को ये विश्वास होना चाहिए। फ्री की रेवड़ियां, कोई आप पे यकीन भी तो नहीं करता है ना, कि आप उनको बोल देते हैं कि हम फ्री में ये देंगे वो देंगे वो देंगे। आपने देखिए फ्री के चक्कर में हिमाचल प्रदेश का क्या हालत बनाया है, ये देख लीजिए। तो कांग्रेस जो रूल जो बोलती है लोगों को, एक तो उसके ऊपर विश्वास कम होता है। अच्छा, कांग्रेस बोलने तो है, उसके बाद कांग्रेस के साथ महाराष्ट्र में अलायंस भी है। देखिए कौन कौन, उद्धव ठाकरे हैं, एनसीपी है। तो इन सब पार्टियों को कांग्रेस का जो बर्डन है वो झेलना पड़ेगा। कांग्रेस एक मतलब कि बोझ की तरह बन गई है, बर्डन की तरह हो गई है। और एनसीपी और जो उद्धव ठाकरे की पार्टी, जो महाराष्ट्र की लोकल पार्टियां हैं, ये इन लोगों के ऊपर ज़्यादा दारोमदार रहेगा जिताने का, क्योंकि कांग्रेस से तो लोगों को कोई उम्मीद है नहीं। कांग्रेस के कई दिग्गज नेता जो थे वो या तो अब इस दुनिया में रहे नहीं, या तो फिर वो कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी और या फिर शिवसेना में शामिल हो गए हैं। तो बीजेपी के लिए भी ये चुनाव इतना केक वॉक होने वाला नहीं है, इतना आसान होने वाला नहीं है। बिल्कुल हरियाणा की तरह ही ये चुनाव होने वाला है। इसमें कौन जीतेगा कौन हारेगा, मतलब कि कितना भी एग्जिट पोल होले, ये होले, पोल्स ऑफ पोल्स होले, ओपिनियन पोल होले, लेकिन सही से अब जनता की नब्ज को पकड़ पाना इन ओपिनियन पोल वाले, एग्जिट पोल वाले जो कंपनियां हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग हो गया है। मैं हरियाणा के चुनाव में देख रहा था कि बहुत सारे एग्जिट पोल वाले हैं, तो वो कह रहे थे कि लास्ट मोमेंट तक वो कह रहे थे कि उन्होंने 60+ कांग्रेस को दे दिया, अब दे दिया है, अब इसमें फेर बदल होने की गुंजाइश नहीं है। तो अब ये ओपिनियन पोल 2 बार से देखा जा रहा है कि बिल्कुल पूरी तरह से 100% फेल हो गया है। तो इन ओपिनियन पोल से अब किसी को भरोसा नहीं करना चाहिए, नॉट इवन बीजेपी, कांग्रेस, किसी को नहीं करना चाहिए। वो अपना जनता से कनेक्ट बना के रखें और उन्हें सही फीडबैक जनता से ही मिलेगा। ये ओपिनियन पोल वाले के चक्कर में रहेंगे तो फिर उनके चक्कर में कांग्रेस का आज है देख लीजिए, उनके चक्कर में बीजेपी को देख लीजिए। जब 2024 में जून में लोकसभा का चुनाव था तो ऑलमोस्ट सारे ओपिनियन पोल वालों ने बीजेपी को 350+ सीट दे ही दिया था, और बीजेपी को देखिए सीट आया कितना, 240। तो इन सब माइंडसेट के साथ दोनों ही अलायंस को चुनाव में जाना चाहिए और अपना बेस्ट परफॉर्म करना चाहिए और लोगों का दिल जीतना चाहिए। तो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही अपडेट है, और फिर अपडेट के साथ मैं आप लोगों के पास आता हूं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्ते, बाय।